नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं, मोबाइल जो चोरी हो रहा है उसके संबंध में। क्या इस तरह से मोबाइल चोरी बढ़ते जाएगा? सरकारें कुछ नहीं कर रही है। आवेदन लेके अगर जाते हैं तो आवेदन भी अगर किसी का मोबाइल हाथ से छीन लिया है, चुरा लिया है, तो वहाँ पे ये लिखाया जाता है कि मोबाइल गुम हो गया है, छूट गया है, खो गया है। मोबाइल जो चोरी जितना हो रहा है देश में, उसमें से बहुत सारा कंप्लेन ही दर्ज नहीं हो पाता है, और जो दर्ज हो रहा है उसकी भी संख्या पूरे देश में करें तो हजारों नहीं लाखों में हो, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्या सरकार रोकना नहीं चाहती है या रोकने में सक्षम नहीं है? क्या कंपनियां मोबाइल को रोकना, चोरी होने से बचाना चाहती है, या वो चाहती है कि इसी तरह से मोबाइल चोरी होते रहे और हमारा माल बिकता रहे? क्या है टेक्निकल रूप से क्या क्या बातें हैं, हम बात करेंगे। भारत सरकार की CEIR पोर्टल जो है उसके बारे में भी कि वो क्या है, क्या उसका जो फीचर है, कैसे काम करता है, करता भी है कि नहीं करता है, या और कैसे मोबाइल को हम चोरी होने से बचाएंगे, अगर खो गया है तो कैसे रिकवर करेंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस पे। और आप अपना जो भी कमेंट होगा अंत में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और मोबाइल की शुरुआत सबसे पहले हुई 31 जुलाई 1995 कलकत्ता से, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जो उस समय थे, वो नई दिल्ली में कम्युनिकेशन मिनिस्टर सुखराम जी को पहली बार कॉल किया दिल्ली। तो आप कह सकते हैं कि कलकत्ता और दिल्ली के बीच पहली मोबाइल सर्विस इंडिया में शुरू हुई। और कहा जाता है कि नोकिया का सेट यूज किया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट सेट था जिसमें एंटीना लगा हुआ था। 2110 मॉडल था इसका। BK मोदी इंडिया के और टेलेस्ट्रा कंपनी ऑस्ट्रेलिया के, ये दोनों का जॉइंट वेंचर था, जिसके माध्यम से ये कॉल पूरा किया गया था। नेट में अगर सर्च करने जाएं तो बहुत ज़्यादा जानकारी शुरुआती में नहीं दिया गया है। हमने खुद सर्च किया, बहुत जानकारी नहीं मिला। जो भी जानकारी मिलता है वो 2004 से रिलायंस का जो है कंपनी, अनिल धीरू भाई अंबानी आरकॉम, वहाँ से मिलता है नेट पे। जबकि मैं खुद यूजर रहा। दिसंबर 1999 में मैंने पहली मोबाइल लिया था, मेट्रोला का सेट, जो कि अच्छा लंबा था और एंटीना इतना बड़ा लगा हुआ था, भारी सेट था। और उस समय उसकी कीमत 4600 लगभग उस समय उसका कीमत था। आपको ये और 1000 रुपये का अलग से सिम रिलायंस का दिया गया था, रिलायंस ऑक्सीजन। तो तकरीबन 5600 के आसपास में, 5500 के आसपास में दोनों चीज़ हुआ था। और आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आप अंदाज कीजिए कि उस समय तकरीबन 4000 से 4500 रुपया भरी सोना था। तो आप समझ सकते हैं कि आज एक भरी का क्या प्राइस है। और वो ऑक्सीजन जो सिम था, तो आज हम लोग छोटा छोटा नैनो सिम तक आ गया है। अभी जो सिम जितना चौड़ा पत्ता आ रहा है ना, उतना पत्ता पूरा ही सेट में लगता था। लगभग इतना बड़ा पत्ता पूरा सेट में जाता था एक साथ। सिम उतना ही साइज का उस समय भी था, लेकिन पूरा पत्ता ही सेट में लगता था। छोटा सा एंटीना सभी सेट में होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। वो सेट मैंने यूज किया। उसके जस्ट कुछ ही महीनों बाद अगर कहें तो रिलायंस का ही स्मार्ट सर्विस शुरू हुआ। इसमें से इस नंबर को भी स्मार्ट किया गया, और नए जो सिम शुरू हुआ बिक्री, वो सारा स्मार्ट शुरू हुआ। क्योंकि ऑक्सीजन में ये था कि जब आप पटना से सिम खरीदते हैं तो पटना सर्किल का जो भी टावर है उससे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल कर सकते थे। लेकिन जैसे ही पटना के बाहर हाजीपुर या बिहार शरीफ चले जाते थे, उस कंडीशन में इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में नहीं कर सकते थे। लेकिन जब स्मार्ट किया गया तो उसमें ऐड किया गया कि एक सर्किल, जैसे बिहार और झारखंड दोनों कंबाइन था, उस पूरे एक सर्किल में आउटगोइंग कॉल जो कीजिएगा उसका एक ही चार्ज लगेगा, इनकमिंग चार्ज एक ही लगेगा, चाहे वो झारखंड से आए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 5 रुपये 70 पैसा प्रति 30 सेकंड आउटगोइंग कॉल का था, और 5 रुपये 40 पैसा प्रति मिनट इनकमिंग कॉल का था। और 100 से रिचार्ज जब करते थे तो उस समय लगभग 70 रुपये के आसपास में आपके अकाउंट में आता था। बाकी प्रोसेसिंग और कुछ अन्य चार्ज में कट जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि 70 रुपया
100 में आता था, उसमें से 5 रुपये 70 पैसा पर 30 सेकंड, तो कितना महंगा कॉल उस समय हुआ करता था। 26 जनवरी 2001 को दूसरा कंपनी बिहार में लॉन्च किया और वो था भारत संचार निगम लिमिटेड का कॉमर्शियल सर्विस शुरू किया गया हाजीपुर से। उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, तो उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत देश में, पूरे देश में पहली बार BSNL की सर्विस की शुरुआत की गई। उसके बाद देश के अन्य क्षेत्र में BSNL शुरू हुआ। और जहां रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में 98350 कॉमन नंबर था। ये पूरे बिहार झारखंड में सभी जो सिम बिके थे सब में 98350 उसके बाद का 5 डिजिट होता था, तो वो नंबर 5 ही याद रखना होता था। और रिलायंस का कस्टमर केयर का नंबर था 98350 जो शायद आज भी है। 26 जनवरी 2001 को BSNL जब लॉन्च हुआ तो उसका नंबर रखा गया 94310 शुरू का 94310, और कस्टमर केयर में भी दिया गया 94310, बाकी 5 डिजिट अलग उसके बाद आया 2005 में आया, दिसंबर 2005 में एयरटेल, और 2006 में ही एयरसेल, 2008 में आया वोडाफोन आइडिया, और 2009 में आया टाटा डोकोमो, MTS और यूनिनॉर। 2009 में ही आया एस्टेल। ये सारी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च किया तरह तरह के सर्विस लेके, जिसमें से 2 सर्विस था, एक CDMA और एक GSM। जो शुरुआती का था वो GSM का था, बाद में आ गया CDMA। एक्चुअली में शुरू में जो GSM था उसमें कॉल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था, बार बार कॉल बात करते कट जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन के लिए आया। प्लस नेट भी बहुत स्लो था ये CDMA सर्विस। CDMA में कॉल ड्रॉपिंग की समस्या कम हो गया। ये इंटरनेट उस समय जो था उसमें स्पीड में इसका सुधार आया, लेकिन CDMA में ये दिक्कत थी कि CDMA सर्विस प्रोवाइडर लॉक सेट होता था। अगर टाटा का है तो वो टाटा का सिम ही उसमें आएगा, अगर MTS का सेट लिए हैं तो सिर्फ MTS का ही सिम उसमें आएगा। एयरटेल का है, कहने का मतलब है वो जिस कंपनी का हैंडसेट होता था, लॉक होता था, उसी का सिम उसमें काम करता था, दूसरा नहीं करता था। तो आप सर्विस प्रोवाइडर चेंज नहीं कर सकते थे, सिम चेंज कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। जबकि GSM में था कि जिसका सिम डालिए उसी का ये सर्विस आपके पास चालू हो गया। तो इस वजह से जिनको ज़्यादा रेट भी CDMA में थोड़ा कम था, टॉकिंग टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया था CDMA में, क्योंकि सभी लोग चाह रहे थे सर्विस प्रोवाइडर के मेरे पास आए। इस तरह से प्रतिस्पर्धा हो गया, एक से एक टेक्नोलॉजी आने लगा। हैंडसेट की बात करें तो शुरुआत में जो ब्लैक एंड व्हाइट हैंडसेट था, इसमें एंटीना इतना निकला हुआ रहता था। आने वाले समय में उस एंटीना को इनबिल्ट कर दिया गया, बाहर निकला हुआ नहीं था। उसके बाद उसको जो स्क्रीन कलर कर दिया गया, कैमरा उसमें डाल दिया गया, कैलकुलेटर, मोबाइल में FM रेडियो, बहुत सारे फीचर के साथ आने लगे। नोकिया लेके आया नोकिया 6600, और भी उसके कुछ मॉडल आए जो सिम्बियन सॉफ्टवेयर पर थे। इससे पहले जो सेट आ रहे थे उसमें वो फीचर जो कंपनी हैंडसेट के साथ देता था वही रहता था, बाहर से हम लोग कुछ नहीं उसमें ऐड कर सकते थे। लेकिन जब सिम्बियन आया तो उसमें हम बाहर से सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते थे, मनपसंद जो भी सॉफ्टवेयर जो भी चाहते थे उसके हिसाब से बना हुआ था, तो वो ऐड कर सकते थे, जैसे अभी लोग हम लोग गूगल एंड्रॉयड में करते हैं। तो वो सेट भी खूब चला मार्केट में। उसके बाद आया एंड्रॉयड, ताइवानी कंपनी HTC इंडिया में लेके आया एंड्रॉयड फ़ोन, और वो एंड्रॉयड फ़ोन ने ऐसा तहलका मचाया, ऐसा लोगों को भाया कि आज तक चल रहा है। सिर्फ समय के साथ उसका वर्जन बदलता गया और आज भी लोग एंड्रॉयड को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आया एप्पल, जो आईफोन है वो। इतने चेंजेज आ गए मोबाइल के क्षेत्र में। 1997 में ट्राई की स्थापना हुई, सरकार ने ट्राई का गठन किया। कहा गया कि ये कस्टमर के हितों की रक्षा करेगी और कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके जो बेहतर हो सकता है वो कंपनी के फ़ायदे में भी और कस्टमर के फ़ायदे में, मेनली कस्टमर के फ़ायदे में ही बताया गया कि ये ट्राई काम करेगा। सरकार उस पर कैसे बेहतर इसको क्या किया जाए सरकार नज़र रखेगी, नए रूल्स लागू किए जाएंगे, इसके लिए ट्राई की स्थापना हुई। उसके बाद 2003 में इनकमिंग कॉल फ्री कर दिया गया। इससे पहले
इनकमिंग पे भी जो पैसा कट रहा था वो 2003 में आके उसको ट्राई ने नियम बना के इसको ख़त्म कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2004 में देश में लैंडलाइन के मुकाबले मोबाइल की संख्या ज़्यादा हो गया। सभी लोग मोबाइल ही यूज करने लगे लैंडलाइन छोड़ के, या लैंडलाइन जिसके पास था, लेकिन अगले बार जो भी ले रहे थे तो ज़्यादातर मोबाइल ले रहे थे। कारण था कि इनकमिंग पे पैसा लगना नहीं था, एक बार खरीद लिए इनकमिंग फ्री हो गया, जिसको ज़रूरत होगा वो आउटगोइंग करेगा। 2008 में 3G आ गया। अब 3G आने के बाद नेट का स्पीड बहुत बढ़िया हो गया। जो नेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे वो नेट की सर्विसेज बढ़िया हो गया, नेट स्पीड हो गया। यूट्यूब और तरह तरह के जो वीडियो कंटेंट थे, ऑडियो कंटेंट थे, ऑनलाइन सुनने को मिलने। 2011 में फिर MNP हुआ, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस। इससे पूर्व ये हो रहा था कि अगर आपका एयरटेल का सिम है तो आपको एयरटेल ही सर्विस प्रोवाइडर के पास रहना है, ना कि आप रिलायंस में जा सकते हैं और ना रिलायंस वाला एयरटेल में। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर चेंज करने की सुविधा उस समय नहीं था, क्योंकि अगर उसमें जाते तो फिर नंबर ही बदल के जाना होता था। MNP जब आया तो बिना नंबर बदले हुए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जा सकते थे। 2012 में फिर आया 4G। जी हाँ, मुकेश अंबानी की कंपनी 4G लेके आया 2012 में। शुरुआत रिलायंस का हुआ, धीरू भाई अंबानी साहब की कंपनी। उसके बाद 2004 में रिलायंस कम्युनिकेशन कर लो दुनिया मुट्ठी में, CDMA GSM दोनों सर्विस था उस समय, जिनके हेड अनिल धीरू भाई अंबानी थे। और 2012 में 4G लेके आए मुकेश अंबानी। 2017 में रोमिंग चार्ज जो कट रहा था उसको बंद कर दिया गया। रोमिंग चार्ज में ये होता था कि अगर आप मान लीजिए कि बिहार के हैं और दिल्ली अगर जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पे चार्ज कट रहा था। वो चार्ज है जो रोमिंग में ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज कट रहा था। जैसे ही अक्टूबर 2022 में 5G आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली प्रगति मैदान से इनकी शुरुआत कर दिए। तब से लेके अब तक इतने बदलाव हुए, इतने सुधार हुए, चेंजेज हुए, लेकिन इतने सुधार के बाद भी अगर कुछ नहीं सुधरा तो वो था मोबाइल चोरी होना। सब फील्ड में सुधार होते गया, लेकिन मोबाइल चोरी में सुधार होने के बजाय मोबाइल चोरी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है। उसमें अभी कमी नहीं आया है और तरीके ज़्यादा उग्र हो गए हैं। पहले तो चोरी होता था, अब तो चीनाचोरी होता है। चोरी होता है नहीं, डकैती एक तरह से छीन लेता है, जबरदस्ती झपट्टा मार के लेके चला जाता है, आपके हाथ से छीन के भाग जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पाते, प्रशासन कुछ नहीं करती है। एक तरफ मोबाइल में विकास हो रहा है, दूसरी तरफ चोरी में बढ़ोतरी होते जा रहा है। वो कहते हैं ना थाना ड्राइवर, इतनी बदलियों के बाद हम नहीं बदले। वही बात है, जिस समय पहली बार इंडिया में मोबाइल्स की शुरुआत हुई थी उसी समय टेक्नोलॉजी सरकार के पास रही होगी उसको ट्रैक करने की, मिसयूज होने पे कैसे उसको रोका जाएगा, और आज तक कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है। इससे अच्छा तो वो पुराना वाला मोबाइल ही था, ब्लैक एंड वाइट जो आता था, उसमें एक सर्विस बीच में दिया गया था मोबाइल ट्रैकिंग की। अब उसमें ये होता था कि जो सेट जब खरीदते थे तो उस समय शुरुआती में अपना मोबाइल नंबर उस मैसेज डाल के उसमें सेव कर देना होना होता था, लॉक हो जाता था। यूज कीजिए, अगर मोबाइल खो गया, कोई दूसरा आदमी डालता था तो उसका सिम का लोकेशन, मोबाइल नंबर सारा ऑटोमेटिकली जो नंबर उसमें डाला गया होता है उस पर मैसेज चला जाता था। और इस तरह से मोबाइल हमने खुद अपना भी एक पाया है। मोबाइल मेरा खो गया था, उस तरह से डाला हुआ था और उसका मैसेज मेरे पास आया, हमने कॉल किया, बात करके फिर मैंने मोबाइल उससे हासिल किया और बहुत कम समय में हो गया था। उसके बाद आया एंड्रॉयड में शुरुआत में जब आया लोगों को नहीं पता था इसके रीसेट के बारे में। शुरू में मोबाइल जो लिया कुछ लोग धराया, लोगों में थोड़ा सा खौफ हो गया, कह रहे ये मोबाइल लोगे तब पकड़ा जाओगे। फिर कुछ टेक्निकल है जो लोग आया कि इसमें हार्ड रीसेट की सुविधा है। मोबाइल चोरी हो गया, ले गया, रीसेट कीजिए, नहीं होता फ्लैश कीजिए, फिर से यूज कीजिए। और इस तरह से मोबाइल चोरी जारी हो गया और बढ़ता जा रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए है। इधर जाके एक सर्विस भारत सरकार ने शुरू की, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया कि जाइए भाई सरकारी साइट पे जाके रजिस्टर कर दीजिए, बस अब जाइए, अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ है कंप्लेन थाना में दर्ज कीजिए,
अगर वहाँ से साहब देते हैं रिसीविंग तब जाके आपको यहाँ पे ऑनलाइन होगा, नहीं तो ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन कीजिए, बताया जाएगा कि जो मोबाइल लिया है जैसे ही सिम डालेगा उसका सारा डिटेल्स लोकल पुलिस में चला जाएगा। एक मैसेज आपके पास भी आएगा कि आपका मोबाइल यूज किया गया है। कौन यूज किया वो नहीं आएगा, और प्रशासन उस मोबाइल को खोज के आपको वापस कर देगी। ये दिया गया है। अब बाकी आप सब खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रशासन आपको मोबाइल ढूंढ के देगा कि नहीं देगा। हमने कॉल करके पूछा, उनको पता भी नहीं है इस कंप्लेन के बारे में जो हमने किया है। मेरा मोबाइल कब देंगे, कब मैंने कंप्लेन किया, उसका सारा आपको स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो पे अभी दिखाएंगे, और अभी तक क्या स्टेटस उसमें प्रोग्रेस हुआ है वो हम देखेंगे। क्या उसकी हकीकत है, मेरा दोनों मोबाइल क्या मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। कि जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, उस नंबर से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जैसे ही कोई सिम लगाता है वैसे ही एक मैसेज जो कस्टमर हैं इनके मेरे पास आ जाता है, एक मैसेज प्रशासन के पास जाता है, और एक मैसेज उस चोर के पास भी जाता है या जो मोबाइल लिया है उसके पास जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका मोबाइल ट्रैक पर है, थाना से संपर्क करें। अब समझ सकते हैं। अब वो जब उसके पास जाता है कि थाना से संपर्क करें तो वो समझ जाता है कि चोरी, या तो मोबाइल को डिस्ट्रॉयड कर देता है या वापस कर देता है, या थाना से जाके किसी को भेज के मिलता है और पैसे की लेन देन करके वहीं पे कहानी ख़त्म कर देता है। तो क्या इस कंडीशन में आपका मोबाइल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे ही उसको पता होता है कि चोरी का मोबाइल है, मेरा रिकॉर्ड थाना के पास चला गया है, वो न जाके दूसरे से संपर्क करके उस मैटर को ले दे के क्लियर कर देता है। और यही वजह है कि मैक्सिमम फ़ोन नहीं मिलता है। कुछ होगा, कभी किसी रेड में धरा गया, कोई दूसरे वजह से धरा गया, वैसे मोबाइल ही मिलता है। लेकिन ये साइट पे जाके ही रजिस्टर्ड करके मिले। अच्छा, इसमें और दिया गया है कि हैंडसेट लॉक हो जाएगा, मतलब कि यूज नहीं कर सकता। जब सेट लगाएगा सिम और मोबाइल लॉक हो जाएगा, सेट सिम नहीं काम करेगा, उसका रिकॉर्ड तो चला गया लेकिन आगे से वो ऑनलाइन रहेगा नहीं। जब ऑनलाइन रहेगा नहीं तो लाइव कोई पकड़ेगा नहीं ट्रैक करके। जब सिम नहीं काम करेगा तो लगाने के बाद ठीक है, रिकॉर्ड गया, थाना से उसके पीछे लोग जाते नहीं है और वो अपना मोबाइल बंद करके या डिस्ट्रॉयड करके या साइड ले लेता है। तो क्या ऐसे में मोबाइल मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? मोबाइल चोर को पता है कि ये मोबाइल की जानकारी थाना में गया हुआ है, अब वो उस मैटर को रफा सफा करने के जुगाड़ में लग जाता है, ले दे के वही मैनेज हो जाता है। आप यहाँ माला फेरते रहिए, आपका मोबाइल मिलने से रहा। तो ये सेंट्रल जो है CIR सरकार जो CIR पोर्टल खोल के लोगों को जो मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, हम तो इसको मूर्ख बनाना ही कहेंगे कि आप वहाँ दर्ज करा दीजिए, एक तरफ उसको मैसेज डाल दीजिए, सेट लॉक कर दीजिए, तो सीधा सीधी CIR पोर्टल आपको मोबाइल से दूसरे को कॉल न करे ये तो कर सकता है, लेकिन मोबाइल आपका रिकवर करके दे या मिल जाए इससे तो कहीं जाहिर नहीं होता है। क्योंकि जब वो सेट लेगा यूज ही नहीं करेगा तो उसको लोग ट्रैक कहाँ पे करेगा? वो सिम लगाएगा, यूज नहीं होगा, सिम निकाल देगा, डिटेल जाएगा थाना में, थाना से आके मैनेज हो जाएगा, ले दे के कहानी खत्म। आपका सेट रीयूज नहीं होगा, आपका तो चला गया, कंपनी का तो बिक्री बढ़ेगा। है खिलौना अगर समझ को अगर उसको रखेगा तो उसका बिक्री बढ़ेगा। तो ये हो रही है ना कि सरकार है जो मोबाइल पकड़ रही है, मोबाइल लॉक कर रहा है कि भाई तुमने लिया तो तुम्हारे पास भी वर्क नहीं करेगा। भैया वर्क करना नहीं, हमको तो मेरा मोबाइल दिला दो। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन को और ऊपरी इनकम का जरिया बना दिया है। भैया जो मैसेज प्रशासन के पास जाता है, क्या वो मैसेज है जो डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिल सकता? जब हम अपना जो कंप्लेन रसीद दिखा रहे हैं, जहाँ से खरीदे हैं उसका रिकॉर्ड दिखाते हैं, सारा डिटेल्स अपना दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं आपको, तो हमें क्यों नहीं उसके बारे में जानकारी में दिया जाता है? शुरू में न दीजिए, कुछ दिन के बाद ही दीजिए, या कोई खास नंबर तो दिया जाए जहाँ से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी लिया जाए कि उस कंप्लेन के बारे में क्या हुआ। सीधा थाने में संपर्क करें। अब थाना में उठाता है तो कहता है कि कौन सा, हमको नहीं पता है, कहाँ से बोल रहे हैं, अब बताइए।
हम पटना में हैं, मानसिंह में मेरा है ये मोबाइल गुम हुआ। नवगछिया में जाके हमने कंप्लेन दर्ज कराया, स्टेशन से उतर के ये ट्रेन से उतर के आरपीएफ में जाके नवगछिया में मानसिंह स्टेशन के में जो हुआ उसके बारे में कंप्लेन दिया। और जब मानसिंह स्टेशन पर इसके बारे में पता करते हैं तो उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो कैसा पोर्टल है ये? क्या ये मोबाइल खोज के दे पाएंगे? कभी मोबाइल मिलता है, कभी रेड में धरा गया कुछ मोबाइल, किसी खास हाई केस में है, ट्रैक स्पेशल किया गया उस कंडीशन में, ना कि है ये जितना मोबाइल रोज भुला रहा है। अगर जितना मोबाइल रोज भुला रहा है और उसका मात्र 10% मिल जाए और ये लोगों के बीच चला जाए कि वह जो मोबाइल लेता है वो पकड़ा जाता है, चोरी होना बंद हो जाएगा। दावे के साथ कह रहे हैं 10% अगर मोबाइल मिलना शुरू हो जाए श्योर में, और इस तरह से एक हवा बना दिया जाए पब्लिक से मीडिया के थ्रू कि जो भी मोबाइल लेगा वो पकड़ा जाएगा। किसी की मजाल है कि मोबाइल लेगा, किसी का गिर भी जाएगा तो डर से लोग छुएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें हम फंस जाएं। क्या पता है ये कोई चोरी करके फेंक दिया हो, कोई गलत काम करके इसको फेंक दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और सरकारें बदलती हैं, नई सरकारें आती हैं, व्यवस्था लगभग वही। कंपनियों से कहेंगे कि भैया भले ही 2 पैसा और बढ़ा के ले लो, लेकिन कोई ऐसा फीचर लाओ जो कि शुरुआत में ही पहली बार जो डाटा उसमें डाल दिया जाए वो डाटा फिक्स हो जाए, उसको हार्ड रीसेट या कुछ किया जाए वो रहे, और जैसे ही कोई सिम डाले उसका डिटेल्स अगले के पास चला जाए। बाकी मोबाइल रीसेट हो जाए, सारा रीसेट करने का सुविधा दिया जाए, ये सिर्फ लॉक कर दिया जाए। आईसी में उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए और वो आईसी रिमूवल ना हो, चेंजेबल ना हो, ऐसा भी प्रयास हो। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कंपनियां इस बात को समझेंगे और पैसा बढ़ाते हुए इस फीचर को इन्बिल्ट किया जाएगा। क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं जाता है, मेरा मोबाइल या किसी का भी मोबाइल जाता है तो मोबाइल से ज़्यादा अगर उसको अगर इस बात को करता है कि उसमें जो डाटा है वो चला जाता है जो कि नॉन रिकवरेबल है। मोबाइल तो वो फिर खरीद लेगा, लेकिन जो उसमें डाटा है, वीडियो है, फोटो है और भी जो चीज़ हैं पर्सनल होते हैं वो रिकवर नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे वीडियो जल्द आपको मिलने वाला है। ये जो सरकारी तंत्र है उसके बारे में भी समझेंगे कि लोग इतना है ये करप्ट क्यों, भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। उस पे अगला वीडियो भ्रष्टाचार पे उसकी तक खोलेंगे, सरकार और सरकारी तंत्र की। नमस्कार।